जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो कि 21,391 पदों पर आई है, उसके लिए आज की इस वीडियो में पिछले 12 सालों में पूछे गए जीके, जीएस, मैथ्स और हिंदी व्याकरण के 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और जो नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग बिहार पुलिस सिपाही के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक खोज रहे हैं तो आप लोग ये किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। इसमें 2010 से लेकर 2022 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, भारत का उच्चतम न्यायालय। अब देखिए उच्चतम न्यायालय की बात करें तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद कर लीजिए 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। अब देखिए राष्ट्रपति से संबंधित आपको 2 से 3 आर्टिकल बताते हैं, ध्यान से सुनिए। तो देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है? तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 60 में। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 की बात करें तो इसमें भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 72 की बात करें, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इन सभी को ध्यान रखें। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ये एकमात्र भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। अच्छा, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो याद कर लीजिए KR नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम जनजातीय राष्ट्रपति पूछे तो अभी जो बना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। सभी ऑप्शन को एक एक करके पढ़िए। तो देखिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप जो है संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। याद रखिएगा कितना? तो 2/3। तो आंसर क्या होगा? देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा। और इसके बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और अभी मैथ्स और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी कवर करेंगे, इसलिए पूरा सेशन को देखें। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। और भारत के उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल भी राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो ध्यान रखेंगे इन सभी फैक्टरों को। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताइए। और ये सभी प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये जो प्रश्न है 19/10/2014 को जो बिहार पुलिस का एग्जाम लिया गया था उसमें यह प्रश्न आया था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताइए। तो देखिए उपराष्ट्रपति जो है यहाँ पे आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर पद ग्रहण कर सकता है, राष्ट्रपति के बीमार होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर। यहाँ पे सही जवाब है
डी ऑप्शन ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये प्रश्न भी 2014 को पूछा गया था, याद रखिएगा। तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, तो उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। भारत के प्रधानमंत्री का पद आधारित है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान द्वारा सृजित है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा। और भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख पूछे तो संविधान के अनुच्छेद 74 में मिलता है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताइए, कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। सही जवाब है बी ऑप्शन। और कैबिनेट को शासन का रीढ़ माना जाता है। और कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है। चलिए आंसर बताइए। और आपको 2 प्रश्न मिलेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी पद को अपने पद से हटा सकता है, यानी सभी को अपने पद से हटा सकता है। तो याद रखिएगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद को छोड़कर राष्ट्रपति जो है भारत का महान्यायवादी तथा राज्य के राज्यपालों को पद से हटा सकता है। तो यहाँ पे ए और बी में दिया गया है। निम्नलिखित में किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा पेट्रोल। दिए गए ऑप्शन में पेट्रोल का द्रव घनत्व सबसे कम है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि पेट्रोल की जो शुद्धता होती है वो किससे मापी जाती है, तो ऑक्टेन संख्या से। लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा सकता है कि पेट्रोल की शुद्धता को किससे मापी जाती है, ऑक्टेन संख्या से। और डीजल की गुणवत्ता को सीटेन संख्या से मापी जाती है। ध्यान रखेंगे, ऑक्टेन और सीटेन। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर बताइए। थोड़े से मॉडरेट लेवल के प्रश्न हैं लेकिन हार्ड भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सही जवाब है अति चालकता। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अति चालकता का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, ये सबसे आसान प्रश्न है। प्रकाश विद्युत सेल फोटो इलेक्ट्रिक। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है ये प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे 12 का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। और विद्युत सेल पूछे तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और सौर सेल पूछे तो सौर सेल को सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाए तो क्या होगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से गतिमान वस्तु यानी कि नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटी जी का मान जो होता है एक समान होती है, जिसके कारण क्या होगा, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाएगा तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। और इसका रीजन अभी हमने आपको बताया कि दोनों का गुरुत्वीय त्वरण सेम होगा। क्यों, क्योंकि स्वतंत्र रूप से इसको नीचे की ओर गिरा रहे हैं। पल्सर होते हैं। तो दोस्तों पल्सर जो है ये तेजी से घूमने वाला तारा है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, तेजी से घूमने वाला तारा है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार
उस धातु से बनी होती है जिसका, चलिए आंसर बताइए, जिसका क्या हो। तो देखिए घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। और फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछा जाएगा कि फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। और फ्यूज का तार किस मिश्र धातु से बनता है, नोट कीजिए, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु से बनता है फ्यूज का तार। आगे देखिए, निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा। और देखिए जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनना है। और अगर आप लोग लिखना चाहें तो कॉपी में लिख लीजिए, जिससे आपका नोट्स तैयार होगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, अल्फा कण, याद रखिएगा। आगे देखिए, पारसेक किसकी इकाई है। चलिए आंसर बताइए। और दोस्तों आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है, एक रात 8 बजे, दूसरी क्लास है रात 8:30 बजे, और एक क्लास है रात शाम 7:30 बजे। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा शाम 7:30 बजे की। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने इन सभी टॉपिक के वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। इस तरह के टॉपिक वीडियो डेली शाम 7:30 बजे कराए जाते हैं दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पारसेक किसकी इकाई है, तो आप सभी जानते हैं ये खगोलीय दूरी की इकाई है। और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, याद रखिएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो ये पारसेक है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। तो चलिए आपको अदिश और सदिश के उदाहरण बता देते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अदिश राशि के उदाहरण कार्य, दूरी, चाल, समय, उष्मा, ये सभी अदिश राशि है। अब बात करते हैं सदिश राशि। सदिश राशि के उदाहरण है वेग, विस्थापन, चुंबकीय क्षेत्र, संवेग, आवेग, भार, ये सभी सदिश राशि है। तो यहाँ पे कार्य क्या होगा, अदिश राशि है, बाकी ये सभी सदिश है। बार किसका मात्रक है, तो ये जो है ये वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दाब का मात्रक पूछे तो आप सभी जानते हैं पास्कल होता है। और पास्कल को इस तरह से भी लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, याद रखिएगा, क्यूब नहीं होगा स्क्वायर होगा। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है तथा परमाणु भार 20 है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक 10 है तो प्रोटॉन भी क्या होगा, 10। तो देखिए लास्ट में किस ऑप्शन में 10 है, तो इस हिसाब से भी आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो यहाँ पे आंसर जो हो सकता है सी हो सकता है। अब चलिए निकाल लेते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार 20 में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दीजिए। तो 20 में 10 गया 10, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों 10-10 होंगे। रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण क्या है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो यहाँ पे सही जवाब है अपचयन। रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण है अपचयन। आघात वर्धित तथा तन्य तत्व है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन से आघात वर्धित तथा सबसे तन्य तत्व है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, एल्युमिनियम है। और ऐसे पूछे तो सोना सबसे क्या होता है, आघातवर्धित धातु होता है। और पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु होता है, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। सहसंयोजक यौगिक प्रायः
किसमें विलय होते हैं? इस प्रश्न को आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए कि सह संयोजक यौगिक जो होते हैं ये प्रायः कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। डायरेक्ट याद कर लीजिए, डी ऑप्शन सही जवाब है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये एक अज्वलनशील गैस है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सही जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हल्की गैस है जिसे भविष्य का ईंधन भी माना गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, और तीसरा समस्थानिक जो है ट्राइटियम रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। आप लोग कमेंट करके बताइए ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? वायवीय श्वसन प्रक्रिया को क्या चाहिए? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न इस बार एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो वायवीय श्वसन प्रक्रिया को क्या चाहिए? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो पाचन थैली आप सभी जानते हैं लाइसोसोम को कहा जाता है, और पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो ऑस्टियोसाइट जो है ये अस्थि में पाए जाते हैं। एलोसोम क्या होते हैं? फटाफट से आंसर बताइए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें, और जितना हो सके सेशन को शेयर करें। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो एलोसोम होते हैं, इसका सही जवाब क्या है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, लिंग गुणसूत्र। चेचक होने का कारण क्या है? तो चेचक होने का कारण क्या है? आप सभी जानते हैं वायरस से होता है। तो इसमें देखिए वायरस का नाम भी दे दिया गया है। तो चेचक जो होता है, जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है, ये होता है वेरिओला वायरस के कारण, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और रक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो और रक्तता, जिसको एनीमिया भी कहा जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है हीमोग्लोबिन। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। और ऐसे तो एनीमिया जो है ये लोहे की कमी से, आयरन की कमी से होने वाला रोग है। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो सही जवाब है यहाँ पे प्लेग, ये वायु के माध्यम से फैलता है, याद रखिएगा। और प्लेग जो है ये जीवाणु जनित रोग है। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसका? तो अन्न जो होते हैं ये स्टार्च का एक समृद्ध स्रोत माना गया है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों पीलिया जो है ये किसके संक्रमण के कारण होता है? तो याद रखिएगा यकृत। पीलिया होने से, यानी कि यकृत संक्रमण होने के कारण पीलिया होता है, और पीलिया होने से यकृत क्या होता है? डैमेज होता है, ध्यान रखेंगे। और पीलिया किस प्रकार का रोग है? तो वायरस जनित रोग है। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर क्या है? और देखिए यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि पीलिया रोग में शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलीरुबिन, यहाँ पे लिख देते हैं, नोट कर लीजिए, बिलीरुबिन, इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। तो सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन के लिए आप सभी जानते हैं बहुत ही सिंपल है, 72। आगे देखिए EEG और एक होता है ECG। तो यहाँ पे EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क। और ECG जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये संबंधित है हृदय से। निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? अब देखिए यहाँ पे मैथ्स के प्रश्न है, चलिए आप लोग सॉल्व करके बताइए इनमें से कौन शून्य को नहीं दर्शाएगा।
तो चलिए नीचे से सॉल्व करते हैं। देखिए डी में है 10 - 10 यानी कि 0, 0/2 तो 0 हो गया। सी ऑप्शन में है ये भी 0, बी ऑप्शन में है ये भी 0, लेकिन ए ऑप्शन में 2/0 ये 0 नहीं होगा, ये होता है अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। ए ऑप्शन ये शून्य को नहीं दर्शाएगा। पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो देखिए हमने आपको सकर्मक और अकर्मक के बारे में बताया था। देखिए वाक्य में जिन क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है, यानी कि जिस वाक्य में कर्म होगा उसको सकर्मक बोलेंगे और जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा उसको अकर्मक बोलेंगे। तो पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए, ये सकर्मक क्रिया है। क्यों? जैसे हम बोलेंगे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। पढ़ना क्या है? ये क्रिया है। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ? किताब। तो कर्म क्या है? किताब। तो इसमें कर्म है, तो पढ़ना का जहाँ भी उपयोग होता है उसमें कर्म होगा, यानी कुछ भी चीज़ को पढ़ेंगे तो वो कर्म होगा। किताब, पत्र। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये सकर्मक है। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी आप सभी जानते हैं केरल है, याद रखिएगा केरल। और चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल, और केसर के उत्पादन में जम्मू कश्मीर। सभी को नोट करते जाइए। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? तो दोस्तों ये कहा था बोर ने, नील्स बोर। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। a+b का होल स्क्वायर और a - b स्क्वायर का मान क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और a - b का होता है, यहाँ पे फिर लिख देते हैं a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे देखिए 2ab कट जाएगा, तो a² 2a² और प्लस 2b²। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये देखिए सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। kWh यानी किलोवाट घंटा, ये किसकी इकाई है? इसको मार्क कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा की इकाई है, याद रखेंगे किसकी इकाई है? ऊर्जा। और शक्ति की इकाई पूछा जाता है तो याद रखिएगा और वाट होता है। वेग का एसआई मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकंड। भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन सा है? तो भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ये प्रक्रिया कहलाती है कायांतरण। और मेढक का जो लार्वा होता है क्या कहलाता है? तो टैडपोल। हमने आपको एक बार बताया था, टैडपोल कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो चलिए इस प्रश्न को बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। तो आंसर जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आखिरी प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करके और सेशन को शेयर करना ना भूलें।